एक छोटी बच्ची सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाती है और उसे अपलोड करती है और जनता से, प्रशासन से, पत्रकारों से अपील करती है कि मेरे पिताजी हैं, मुझे बचा लीजिए। असल में उसके जो पिता होते हैं वो जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ में कमांडो होते हैं और जब वो छत्तीसगढ़ का एक इलाका है वहाँ से गुजर रहे होते हैं। छत्तीसगढ़ का इलाका है एक बीजापुर, वो एक नक्सलाइट एरिया कहलाता है। एक नक्सलाइट एरिया है, वहाँ नक्सलियों का दबदबा है, ये कह सकते हैं। वहाँ से गुजर रहे होते हैं तभी वहाँ पर नक्सली धमाका कर देते हैं जिसमें 20 से अधिक सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं और कई जवान घायल हो जाते हैं। लड़की के जो पिता होते हैं उनको नक्सलियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। पकड़े हुए व्यक्ति के परिवार शासन प्रशासन से इसलिए मदद नहीं मांगते हैं कि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि नक्सली उनकी हत्या कर दें। इस तरह लगभग 4 दिन से ज्यादा का समय बीत जाता है, लगभग 100 घंटे से ज्यादा बीत जाते हैं। ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से सभी दूर फैलने लगती है तो लोकल फ्रीलांसर पत्रकार जो कि स्वयं की पत्रकारिता करते हैं और कई न्यूज़पेपर से जुड़े होते हैं, उन्हीं में से एक पत्रकार होते हैं जिनका नाम होता है मुकेश चंद्राकर। मुकेश चंद्राकर जी सरकार से अपील करते हैं कि यदि आप चाहें, यदि आप मुझे मौका दें तो मैं जाऊं और सीआरपीएफ के उस कमांडो को बचाने की कोशिश करूं। अब नक्सलाइट एरिया था, जंगल का एरिया था, वहां सब जाने में डरते थे तो मुकेश चंद्राकर जी को परमिशन दे दी जाती है। परमिशन इसलिए भी दे दी जाती है कि मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे वो पहले भी ऐसी मध्यस्थता कर चुके थे और कई लोगों को नक्सलियों के चुंगल से छुड़ा चुके थे। कई विवादों में उन्होंने समझौता करवाया था। 11 लोगों की टीम बनाई जाती है। मुकेश चंद्राकर जी 11 लोगों को अपने साथ लेते हैं और उस घने जंगल में उस कमांडो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कमांडो आखिरकार उन्हें मिल जाते हैं और वो जनता दरबार, नक्सली जो होते हैं वो जनता दरबार लगाते हैं। उसमें मुकेश चंद्राकर जी नक्सलियों से निवेदन करते हैं कि ये सीआरपीएफ के जवान हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्हें जाने दीजिए, इनका भी परिवार है, इनकी छोटी सी बच्ची है। इस निवेदन को नक्सली स्वीकार कर लेते हैं और मुकेश चंद्राकर जी के कहने पर वो सीआरपीएफ के जवान को छोड़ दिया जाता है। जवान छूट जाते हैं, वो घर आ जाते हैं और जो 100 घंटे तक उनको बंदी बना के रखा, ये कहानी जो है खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे मुकेश चंद्राकर जी की। मुकेश चंद्राकर जी के इस काम की हर जगह तारीफ हो रही थी। उन्होंने जो काम किया उसकी सभी जगह सराहना हो रही थी। पर उनके इस काम की सराहना सभी जगह हुई। पर अगर सोचिए कि जिस व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया, उस सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों के चुंगल से छुड़ाया, सोचिए अगर उसी की हत्या हो जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, वो मुकेश चंद्राकर जिन्होंने सीआरपीएफ के जवान को छुड़ाने में नक्सलियों से जीत हासिल की, उसके परिवार को सकुशल उस व्यक्ति को पहुंचा दिया और उसी की हत्या हो गई। जब ये हत्या की खबर सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, लोगों के माध्यम से सब दूर फैली तो ना केवल छत्तीसगढ़, ना केवल बीजापुर, बल्कि पूरे भारत में हाहाकार मच गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और सच्ची सत्य घटना के साथ। आज की जो घटना है जिसे आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि क्या मददगार लोगों के साथ ऐसा ही होता है। दिन होता है 1 जनवरी 2025 का, समय लगभग शाम के 8 बजे का होगा और उसी दिन ये जुर्म की इबारत लिखी जाती है। 1 जनवरी जब नया साल आया, सबके लिए खुशियां लाया, पर मुकेश चंद्राकर जी की जिंदगी में अंधेरा और उनके परिवार में दुख लेकर आया। एक होनहार पत्रकार, एक मध्यस्थता करने वाला अच्छा व्यक्ति हमने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरा मामला किसने इस घटना को अंजाम दिया, क्यों दिया और इसके पीछे का कारण क्या था। पूरी वाक्य जानने के लिए कहानी में बने रहिए मेरे साथ। दिन 1 जनवरी 2025 का शाम 8 बजे के आसपास चंद्राकर जी के पास एक फोन आता है। वो अपने घर पर कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में अभी आता हूं। ये कोई पहला मामला नहीं था कि जब किसी का फोन आया हो और मुकेश चंद्राकर घर से चले गए हों। अक्सर पत्रकारों के साथ, डॉक्टरों के साथ, वकीलों के साथ ऐसा होता रहता है कि फोन आया और कहीं पर इमरजेंसी में एकदम जाना पड़ा। मुकेश चंद्राकर अपने घर से चले जाते हैं। 8 बजे वो घर से निकलते हैं, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, 12 बज जाता है।
पर उनकी कोई खबर नहीं आती है, वो घर वापस नहीं आते हैं। ऐसे ही करते करते पूरी रात निकल जाती है। अगले दिन सवेरा हो जाता है। मुकेश चंद्राकर जी के भाई सुदेश चंद्राकर चिंतित होते हैं। वो मुकेश को फोन लगाते हैं, पर फोन स्विच ऑफ जा रहा था। ये चिंता का विषय था कि मुकेश चंद्राकर ने आज से पहले कभी फोन बंद नहीं किया था, और आज उनका फोन बज जा रहा था। वो सबसे पहले निकटतम थाने में जाते हैं, पूरी घटना बताते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। अब जब टावर लोकेशन देखी जाती है, मोबाइल की लोकेशन देखी जाती है, तो पता चलता है कि लोकेशन घर के आसपास की ही थी। पर समझ में नहीं आ रहा था कि जब लोकेशन घर के आसपास की ही है तो फोन बंद क्यों है, और फोन बंद है तो मुकेश चंद्राकर कहाँ हैं। अब क्योंकि वो पत्रकार थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे, कई मामलों में उन्होंने मध्यस्थता करवाई, और सभी पत्रकार जो उनसे जुड़े हुए पत्रकार थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग एक आवेदन बनाकर वो मुकेश चंद्राकर जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट में तुरंत कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसपी साहब से मुलाकात करते हैं और उन्हें ढूंढने का दबाव बनाते हैं। क्योंकि मामला पत्रकार से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। एक टीम बनाई जाती है और टीम के साथ जो लास्ट लोकेशन होती है, अंतिम लोकेशन दिख रही थी, वहां पर टीम को पहुंचाया जाता है। टीम के साथ पत्रकार भी जाते हैं, मुकेश चंद्राकर के जो घर वाले होते हैं वो भी जाते हैं, और साथ में उनके बड़े भाई भी जाते हैं। उस लोकेशन पर जाकर सभी दूर देखा जाता है, पर कहीं कोई खबर नहीं मिलती है। ना कोई बॉडी मिलती है, ना मृत व्यक्ति मिलता है, ना कोई मोबाइल मिलता है। सिर्फ टावर लोकेशन, मोबाइल की आखिरी लोकेशन उस जगह पर दिखाती है। अब चूंकि पत्रकार से जुड़ा हुआ मामला था, पत्रकार भी साथ में थे, उनके भाई भी साथ में थे, तो वह आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू करते हैं। और जब वो जाते हैं तो आसपास के इलाकों में उन्हें एक घर दिखता है। वो उस घर के पास जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि क्या देखते हैं, एक टेनिस कोर्ट बना हुआ है और साथ में एक चबूतरा टाइप का बना हुआ था। जब पूछताछ की जाती है तो बताया जाता है कि ये सेफ्टी टैंक है। बस यहीं से कहानी मोड़ लेती है। वो जो सेफ्टी टैंक था वो ऐसा बनाया गया था कि परमानेंट, जिसे कभी खुला ही ना जाना हो। मतलब कि ना तो उसमें मल अवशेष जाने का रास्ता था उस टैंक में, ना ही सफाई करने के लिए जो हम ढक्कन लगाते हैं ऊपर से, ना ही वो ढक्कन लगा हुआ था। तो ये जो टैंक था वो शक के दायरे में था। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें मल अवशेष जाने का कोई रास्ता था, ना उसकी सफाई के लिए कोई रास्ता बनाया गया था। तो इसमें शंका पैदा हो रही थी कि आखिर इसको ऐसा क्यों बनाया गया। पत्रकार की जो टीम थी, पत्रकार जो साथ में थे, वो पुलिस से कहते हैं कि आप इस सेफ्टी टैंक को खोलकर देखिए, कहीं मुकेश चंद्राकर जो हैं इसके अंदर ही तो नहीं है। अब पुलिस भी संदेह के घेरे में आ जाती है। मजदूरों को बुलाया जाता है, जेसीबी की मशीन से मदद से उस टैंक को तोड़ा जाता है, खोदा जाता है। तो अंदर देखते हैं कि मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी उस टैंक के अंदर तैर रही थी। जैसे ही ये पुलिस देखती है, वहां उपस्थित सभी पत्रकार, सभी लोग देखते हैं, सब लोग हैरान रह जाते हैं। पूरे में हड़कंप मच जाता है, हाहाकार मच जाती है कि ये कैसे हो गया, किसने इनकी हत्या कर दी और यहां पर फेंक दी। अब पुलिस उस एंगल से जांच करती है कि इस व्यक्ति की हत्या कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है। बॉडी को कस्टडी पे ले लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि हत्या किस तरीके से की गई है और कितने लोग इसमें शामिल हैं और कितने समय पहले की गई है। उधर जिसका ये घर होता है, उस ठेकेदार का नाम होता है सुरेश चंद्राकर, जो कि रोड बनाने का ठेकेदार होता है, रोड बनाने का काम किया करता था। और ऐसा कहते हैं कि उसे करोड़ों रुपए का रोड बनाने का ठेका मिला था। लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा का उसे ठेका मिला था, और उसने उस राशि का 10% भी रोड बनाने में खर्च नहीं किया था। ये बात मृतक मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार थे, उन्होंने बाखूबी उठाई, पेपरों में छापी और सब दूर बताई। इस चीज से उस ठेकेदार नाराज हो गया और शायद उसने ही उनकी हत्या कर उस टैंक में डाल दिया, क्योंकि ये घर उसी का था। और जब ये खबर चली तो ऊपर के पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने उस ठेकेदार से कहा कि ये रोड तुम्हें इसी पैसे में दोबारा से बनानी होगी। इससे वो नाराज था, खफा था, और उसके आगे के सारे टेंडर रोक दिए गए थे। उधर
पोस्टमार्टम के लिए जो डेड बॉडी भेजी उसकी रिपोर्ट आ गई थी। उस रिपोर्ट में यह पाया गया कि सबसे पहले गला दबाया गया है, उसके बाद सर पर भारी चीज से हमला किया गया है, पीठ पर, पेट पर, छाती पर और शरीर के कई अंगों पर भारी वस्तु के निशान थे। हो सकता है कि पहले गला दबाने की कोशिश की गई पर बीच बचाव में भारी वस्तु से हमला किया गया जिससे उनके शरीर पर चोट के निशान आ गए। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी जांच बाकी है, अभी देखना है कि आगे क्या खुलासा होता है। जब खुलासा होगा तो मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। पर इस गुमशुदगी का जो मामला था वो एक कत्ल के मामले पे जाकर खत्म हो गया और कत्ल की वजह भी मालूम पड़ गई। अब हम मुकेश चंद्राकर जी के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने नक्सलियों से कई लोगों को छुड़ाया, कई लोगों की मददता की। इतने साहसी ये व्यक्ति जिनका एक यूट्यूब चैनल था जिस पर कि इन्होंने ये डाला कि नक्सली कैसे काम करते हैं, वो अपनी आम सभाएं कैसे लगाते हैं और वो कैसे लोगों को बंदी बनाते हैं। जिनको उन पर शक होता है उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। कई ऐसे सराहनीय काम इन्होंने किए। जो शुरू में मैंने आपको बताया कि 5 साल की बच्ची ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला और कहा कि मेरे पापा को बचा लीजिए, उस बच्ची के पापा को बचाने वाले व्यक्ति यही पत्रकार थे। इनकी दुख की घटना को, इनके परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दे। मैंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि हमने एक ऐसे होनहार पत्रकार, ऐसे एक नौजवान व्यक्ति, ऐसे मदद कराने वाले व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। और शासन प्रशासन से अपील करता हूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी, कि यदि इन आरोपियों को कठिन से कठिन सजा नहीं दी गई तो इनके हौसले फिर से बुलंद हो जाएंगे। इनको कठिन से कठिन सजा दी जाए, मृत्युदंड दिया जाए, वो भी कम है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है और इस सच्ची कहानी, सच्चे वाक्य से आपको रूबरू कराना था। नहीं तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में एक होनहार पत्रकार को हमने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, जिसने नक्सलाइड एरिया में मध्यस्थता का कई काम किया और बीजापुर के इलाकों से और नक्सलियों के चुंगल से कई लोगों को छुड़ाया। अगली कहानी, अगला वाक्य फिर लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा एक सत्य घटना के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगली कहानी, अगले वाक्य में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।